याद रखो, हर कोई जो इस दुनिया में आता है उसे एक ना एक दिन वापस लौटकर उसी अल्लाह के हुजूर पेश होना होता है। अब किस बंदे ने कैसे वापस लौटना है इस बारे में अल्लाह ही बेहतर जानता है। उसके फैसले अटल हैं। तुम्हें इस अम्र की फिक्र नहीं करना चाहिए कि क्या हो चुका है, बल्कि तुम्हें इस अम्र की हिफाजत के लिए चाको चौबंद रहना चाहिए जो होने वाला है। या शेख, बैबरस रंजीदगी से बोला, जिंदगी और मौत बेशक अल्लाह के ही हाथ में है, मगर खुद को हलाकत में डालना कहाँ की दानिशमंदी है। जब सबको दिखाई दे रहा है कि दुश्मन की जमीयत तादाद में ज्यादा है तो उसके मुकाबले के लिए उससे ज्यादा नहीं तो कम से कम उसके बराबर का सामान तो करना चाहिए। जब सब जानते हैं कि दुश्मन खुसूसन शहरों को फतह करने के बाद बिला झिझक उन्हें तबाह बर्बाद कर देता है, तो उसका मुकाबला शहरों से दूर रहकर किया जाए ताकि शिकस्त की सूरत में रैयत पर सितम न टूटे। ये सब ईमान की कमजोरी और गुमराही का नतीजा है। मुसलमानों ने खुद को जमाना अमन में पाकर अपनी बहादुरी और जुर्रत को ऐशो निशात के पैमानों में डबो डाला है। यही वजह है कि उनकी अक्लों पर फिल वक्त पर्दा पड़ चुका है। उनकी सब तदबीरें उलट हो जाती हैं और जिंदगी के पीछे भागने वाले साहिब फराश होते हैं। या शेख, मैं तो हालात की इस अजब करवट से मायूस हो चुका हूँ। मुझे कोई उम्मीद नहीं कि बिलादे मिस्र के मुसलमान इस बड़े हरीफ के सामने ठहर पाएंगे। मैं अब खुद को बेहैसियत महसूस करता हूँ। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि तातारी सैल के सामने दीवारे आहन बनकर खड़ा हो जाऊं, मगर आखिरी हुक्म तो सुल्तान अल मुल्कुल मुजफ्फर का ही होगा। तातारियों से सुलह और फिर नाकाबिले बर्दाश्त तबाही, कुफराने नेमत मत करो और ना ही अल्लाह की रहमत से मायूस हो। अल्लाह ही बिलादे मिस्र की हिफाजत करेगा। मैं जानता हूँ कि वो दिन करीब है जब तातारियों का गिरोह अपने कदम यहाँ डालेगा, फिर वही होगा जो अल्लाह को मंजूर होगा। शेख इजुद्दीन ने उसकी ढारस बंधाई। या शेख, अगर मेरे पास ताकत और इख्तियार होता तो कसम है उस ज़ाते पाक की जिसके कब्जे में मेरी जान है, मैं तातारियों को ऐसा सबक सिखाता कि वो बिलादे इस्लामिया का भूले से कभी रुख न करते। मगर क्या करूं, मैं बेइख्तियार और आजिज हूं। बैबरस हसरत भरे लहजे में कहने लगा। बैबरस, शेख इजुद्दीन उसकी बात पर मुस्कुराए। ताकत और इख्तियार बड़ा नशा आवर मरज है। जब ये किसी को लग जाए तो उसकी दुनिया और आकिबत खतरे में पड़ जाती है। या शेख, ये नशा उन्हें चढ़ता है जो नाजो अदा के पले हों। मर्द मैदान के लिए इसका असर बेमानी होता है। अगर मुझे कभी ये नेमत नसीब हुई तो आप देखेंगे कि बैबरस इस इम्तिहान में कैसे कामयाब होता है। बैबरस का लहजा उसके कल्बी जज्बात से मामूर था। अल्लाह करे कि ऐसा ही हो, मगर जो होना है उसे कौन टाल सकता है। शेख इजुद्दीन मुबहम अंदाज में बोले। बैबरस चौंक कर उनकी जानिब मुस्तफसाराना निगाहों से देखने लगा, लेकिन शेख इजुद्दीन ने कोई वजाहत ना की। बैबरस, शेख इजुद्दीन कुछ तवक्कुफ के बाद मुखातिब हुए। अगर तुम्हें तातारियों की मुहिम के लिए कहा जाए तो बिला झिझक हलब मांग लेना, मगर आप तो बखूबी जानते हैं मुझे इलाकों पर हुक्मरानी से कोई दिलचस्पी नहीं। बैबरस उनकी हिदायत पर हैरान होकर बोला, कैसे अजीब शख्स हो। कुछ देर पहले तक तो ये शिकायत लिए बैठे थे कि ताकत और इख्तियार तुम्हारे पास नहीं है। मैं तुम्हें बाइख्तियार होने की तदबीर बता रहा हूँ तो कहते हो कि मुझे इख्तियार से क्या लेना देना। शेख इजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह उसके जवाब पर तेज लहजे में बोले। बैबरस उनके लहजे में नाराजी देखकर गड़बड़ा सा गया। उसने बात बनाने की कोशिश की, मगर शेख इजुद्दीन ने किसी भी तावील के पेश करने से रोक दिया। तुम्हें हर कीमत पर विलायत हलब मांगनी है, बस ये याद रखो। शेख इजुद्दीन ने ताहकुमाना अंदाज में कहा और उसे मजीद सवाल जवाब करने से मना करते हुए रुखसत कर दिया। बैबरस इस हिदायत के पीछे कार फरमा अवामिल के बारे में जानना चाहता था, मगर शेख इजुद्दीन ने उसे ये मौका ही नहीं दिया। बैबरस वहां से निकला तो उसे खुद में हैरत अंगेज तब्दीली महसूस हुई। तबीयत में गुज़श्ता दिनों से छाई हुई पजमुर्दगी और गिरानी मफकूद हो चुकी थी और वो अब खुद को ताज़ा दम महसूस कर रहा था। उधर बरकाई खान अर्क बोगा की गैर मुतवक्के आमद की इत्तला पाकर तेजी से शाही महल की जानिब बढ़ा। अर्क बोगा का ऐन उस वक्त पहुंचना जब बरकाई खान अपने लश्करों के साथ हलाकू के मुकाबले के लिए निकलने वाला था, बड़ा मानी खेज था। बरकाई खान के साथ कुछ अमायदीन सल्तनत भी थे। अर्क बोगा की आमद के बारे में उन्हें भी खबर हो चुकी थी। उन्होंने रास्ते में बरकाई खान से इस ज़िम्न में सलाह मशवरा किया। बरकाई खान चूंकि अर्क बोगा के बारे में किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सका था, इसलिए उसने अपने उमरा को फिल वक्त खामोशी इख्तियार करने की हिदायत की। थोड़ी देर में बरकाई खान अपने शाही महल में पहुंच गया। अर्क बोगा को मेहमान, आपको अच्छी तरह मालूम होना चाहिए कि मंगोल उमरा को रास्तों से हटाने के लिए ऐसे ओछे हथकंडे अक्सर इस्तेमाल किए जाते हैं। मुमकिन है कि वो आपसे मुलाकात करने की बजाय किसी ऐसी ही मजमूम मुहिम के लिए भेजा गया हो। बराह करम आप एहतियात का दामन न छोड़िए।
برقعی خان اپنے عمائدین کی بات سن کر سوچ میں پڑ گیا۔ قائد اعظم منگو خان سے کچھ بھی بعید نہیں تھا۔ برقعی خان کے بھتیجے سرتاق خان کے معاملے میں بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا کہ ایک وفادار تاتاری غلام نے سرتاق خان سے منگو خان کے پیغام کے لیے ملاقات کی خواہش ظاہر کی اور ملاقات ہونے پر اچانک زہریلا خنجر نکال کر اس کے جسم میں اتار دیا۔ ایسا صرف سرتاق خان کے ساتھ نہیں ہوا تھا، منگو خان کے کئی دشمن اسی طرح موت کے گھاٹ اتارے جا چکے تھے۔ برقعی خان نے اس تجویز پر غور کیا اور پھر ارق بوقا کو شاہی دربار میں طلب کر لیا۔ اس کی آمد سے پہلے تمام محافظ سپاہیوں کو ہدایت کر دی گئی تھی کہ وہ ہوشیار رہیں، ارق بوقا کی کسی بھی مشکوک حرکت پر فوراً اسے تلواروں کے نرغے میں لے لیا جائے۔ ارق بوقا کو جب اپنی طلبی کا پیغام ملا تو وہ اپنی جگہ دم بخود رہ گیا۔ اسے برقعی خان سے ایسے کٹھور انداز کی ہرگز توقع نہیں تھی۔ اس نے لمحے بھر کے لیے سوچا کہ وہ ملاقات کا ارادہ ترک کر کے واپس روانہ ہو جائے، مگر وہ جس مقصد کی تکمیل کے لیے وہاں آیا تھا وہ ادھورا ہی رہ جاتا۔ اس نے پیغامبر کو چلنے کے لیے کہا۔ پیغامبر اسے اپنی رہنمائی میں دربار میں لے آیا۔ دربار میں پہنچنے پر وہ سیدھا برقعی خان کی جانب بڑھا۔ ارق بوقا، وہیں رکو، تمہیں مقصد بیان کیے بغیر قائد اعظم کے قریب آنے کی اجازت نہیں ہے، ایک امیر اس کی راہ میں حائل ہو کر بولا۔ ارق بوقا خان اس کے لہجے پر پیچ و تاب کھانے لگا۔ اسے اپنی ایسی بے عزتی کی توقع بھی نہیں تھی۔ اس کا ہاتھ غصے کے عالم میں تلوار کے دستے پر جا پہنچا۔ اسی وقت تلواروں کی جھنجھناہٹ سے سارا دربار گونج اٹھا۔ محافظ سپاہیوں نے اپنی تلواریں بے نیام کرنے میں ذرا بھی تحمل نہیں کیا۔ ارق بوقا اپنا غصہ بھول کر حیرت و پریشانی سے چاروں جانب دیکھنے لگا۔ اس کا ہاتھ غیر ارادی طور پر دستے سے دور ہٹ چکا تھا۔ تلواریں ہٹا لو، ہم ترکستان کے قائد کو اپنے دربار میں خوشامدید کہتے ہیں، لیکن آج ہم حالات کے ایسے دوراہے پر ہیں کہ منگولوں کی روایات کے مطابق آپ کی عزت افزائی سے قاصر ہیں۔ اگر آپ کو میرا یہ انداز ناگوار گزرا ہو تو بلا تعمل اپنی آمد کا مقصد بیان کیجیے۔ میں آپ کو تخت شاہی سے دور رکھنے پر ایک بار پھر معذرت خواہ ہوں۔ برقعی خان نے ارق بوقا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میں دلی طور پر خانان برقعی خان کی بے حد عزت کرتا ہوں، مگر مجھے ایسے ناروا سلوک کی ہرگز توقع نہیں تھی۔ میں تمہیں منگولوں کے سر کا سنہرا تاج قرار دیتا تھا کہ منگولوں میں اگر کوئی مجھے مہذب اور باوقار دکھائی دیا ہے تو وہ صرف برقعی خان ہے۔ میں اپنے سلوک کے لیے شرمندگی کا اظہار کر چکا ہوں۔ اگر آپ اصل موضوع کی جانب آ جائیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ اگر کوئی ایسی ویسی بات نہیں ہے تو میں خود اپنے سپاہیوں کو ہدایت کیے دیتا ہوں کہ وہ پورے اہتمام کے ساتھ آپ کو سرحد تک پہنچا دیں۔ برقعی خان، تم عمر میں مجھ سے چھوٹے ہو، اس کے علاوہ ہمارا ایک خاندانی رشتہ بھی ہے۔ یوں روکھے پن کا مظاہرہ نہ کرو، آنے والے کل میں ہمیں ایک دوسرے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ ارق بوقا نے تیز لہجے میں کہا، مجھے کل تک جب آپ کی مدد کی اشد ضرورت تھی اور میں نے اپنے ہرکاروں کو آپ کی جانب دوڑایا تو آپ سب نے کان لپیٹ لیے، اور آج جب میں آپ کے بھائی کے خلاف لشکر کشی کرنے کے لیے نکلنے والا ہوں تو آپ مجھ سے اپنائیت کی بات کرتے ہیں۔ برقعی خان استہزائیہ لہجے میں بولا، اس وقت نہ تو میں نے کان لپیٹے تھے اور نہ ہی میں اس حالت میں تھا کہ بغداد کے لیے تمہاری کوئی مدد کر سکتا، مگر آج میں ایسی حالت میں ہوں کہ تمہاری مدد کر سکوں، اور اسی مقصد کے پیش نظر یہاں آیا ہوں۔ ارق بوقا نے جواب دیا، الحمدللہ، میں پہلے دن سے اس حالت میں ہوں کہ بزور شمشیر مقابلہ کر سکوں، مگر خاندانی رشتے مجھے مجبور کیے ہوئے تھے۔ آج میں نے ان رشتوں کا طوق اپنے گلے سے اتار پھینکا ہے، اور مجھے کسی ایسے فرد سے مدد کی کوئی خواہش نہیں جو میرے مد مقابل سے تعلق رکھتا ہو۔ دیکھو، میرے خلوص پر شبہ نہ کرو، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، مجھے اپنے پاس آنے دو، میری بات ایک بار سن لو، پھر بے شک تم اپنی منمانی کرتے رہنا۔ تمہاری بات مان لی جائے تو پھر بچے گا کیا؟ ایک امیر تنک کر بولا، میں تمہارا اشارہ بخوبی سمجھ رہا ہوں، مجھے اتنا گھٹیا مت خیال کرو کہ میں بے خبری میں وار کروں گا، میں منگول بہادروں میں سے ایک ہوں۔ ارق بوقا تلخی سے بولا، ٹھیک ہے، تم محافظوں کو جامع تلاشی دو اور اس کے بعد میرے پاس آ جاؤ۔ برقعی خان نے کچھ سوچ کر کہا۔ برقعی خان کے حکم پر پورے دربار میں بے چینی سی دوڑ گئی۔ ارق بوقا اس ناروا سلوک پر دانت پیس کر رہ گیا۔ اس نے توان و کرہن اپنی جامع تلاشی دی، اس کے بعد وہ دھیمے انداز میں چلتا ہوا برقعی خان کے پاس پہنچ گیا۔ برقعی خان نے اسے اپنے پہلو میں نشست دی، اس کے انداز میں بے اعتنائی جھلک رہی تھی۔ میں کچھ اہم باتیں تم سے کرنے والا ہوں، مجھے یہ یقین چاہیے کہ وہ تمہارے دربار سے باہر نہیں جائیں گی۔ زیادہ بہتر یہی تھا کہ تم مجھ سے تنہائی میں گفتگو کرنے پر آمادہ ہو جاتے۔ بہرکیف میں دھیمے لہجے میں اپنا مدعا بیان کروں گا۔ زیادہ بہتر یہ ہوگا کہ تم دربار میں موجود غیر ضروری اور ناقابل بھروسہ افراد کو باہر بھیج دو۔ ارق بوقا نے کہا، یہ سب سلطنت کے وفادار ہیں، جہاں تک تمہاری بات کے منکشف ہو جانے کا احتمال ہے تو اسے اپنے دل سے نکال دو۔
इस दरबार में होने वाली गुफ्तगू यहीं दफन हो जाया करती है। मुझे तकरीब कुरुलताई में नया कान आज़म बनने के लिए तुम्हारी मुकम्मल हिमायत की ज़रूरत है। जिस तरह तुमने और तुम्हारे भाई बातो खान ने मंगो खान को हाथ पकड़कर तख्त नशीन कर दिया था, बिल्कुल वैसे ही मुझे भी तख्त नशीन करने में मेरी मदद करो। अर्क बोका धीमे अंदाज में बोला। उसकी आवाज़ बिरकाई खान और करीब मौजूद चंद मुहाफिजों के कानों तक ही पहुंच पाई थी। क्या मतलब? बिरकाई खान गैर मुतवक्के बात पर हैरत ज़दा रह गया। तुमने जो सुना है मैंने वही कहा है। इस अम्र में मेरे साथ साथ तुम्हारा भी फायदा है। मैं जानता हूं कि तुम अस्करी तैयारियां मुकम्मल करके आजकल में निकलने वाले हो, मगर शायद तुम्हें यह मालूम नहीं कि हलाव खान की हिफाजत के लिए मरकज से हिदायत जारी हो चुकी है। तुम जब हलाव खान की जानिब रवाना होगे तो तुम्हारे अक़ब में एक जर्रार लश्कर रवाना कर दिया जाएगा जो तुम्हें पुश्त से नरगे में ले लेगा, और हलाव खान को भी ऐसी हिदायत मिल चुकी हैं कि तुम्हारी पेशकदमी की सूरत में वो तेज रफ्तारी से वापस लौट कर तुम्हारी सामने से हमलावर हो जाए। तुम खुद सोचो, सामने हलाव खान और अक़ब में मंगो खान के लश्कर जब मौजूद होंगे तो तुम ऐसी सूरत में शिकस्त से दो चार हो जाओगे। ये भी जहन में रखो कि मंगो खान के पास सिर्फ एक लश्कर नहीं है। अगर तुम मेरी मदद करो तो मैं सियासी बिसात पर ऐसी चाल चलूंगा कि पूरे का पूरा मरकज तुम्हारे कब्जे में आ जाएगा। अर्क बोका ने तफसीली वजाहत की। बहुत खूब, बिरकाई खान हंस कर बोला। बड़े कान ने मुझे अस्करी कार्रवाई से रोकने के लिए क्या खूब मंसूबा साजी की है। उसकी जहानत पर दाद देने को दिल चाह रहा है। बेवकूफ़ी की बातें मत करो। अर्क बोका तिलमिला कर बोला। मैं तुम्हें एक ऐसी राह सुझा रहा हूं जिससे तुम खून का एक कतरा बहाए बगैर अपने मकसद में कामयाब हो जाओगे। तुम हलाव खान को सबक सिखाना चाहते हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मुझे अपने भाई से कोई हमदर्दी नहीं है, क्योंकि वो मंगोलों के नाम पर बदनुमा दाग बन चुका है। उसने मंगोलों की बहादुरी और शहजोरी पर कारी ज़रब लगाई है। बगदाद के साथ जो कुछ हुआ है उसमें उसकी बहादुरी का कोई दखल नहीं था, और उसने धोखादही का रास्ता इख्तियार करके मंगोलों की अजमत और वक़ार को नुकसान पहुंचाया है। तुम्हारी बेसरोपा बातें इस काबिल नहीं हैं कि इन पर जरा सा भी भरोसा किया जा सके, बिरकाई खान ने कहा। बिरकाई खान, मैं तुम्हें आखिरी बार मशवरा दे रहा हूं कि तुम अपनी हिमाकत से बाज आ जाओ, वरना नुकसान उठाओगे। कुछ दिन की बात है, फिर जो कुछ होगा वो तुम्हारे सामने होगा। जहां तुमने इतना वक्त इंतजार किया है, सिर्फ चंद दिन तक ठहर जाओ। अर्क बोका इल्तिजाइया लहजे में बोला। तुम क्या चाहते हो मैं अभी तक समझ नहीं सका। कभी तुम डराते और धमकाते हो, कभी तुम बेबसी का इजहार करते हो। तुम साफ साफ बात क्यों नहीं करते कि आखिर ऐसा क्या होने वाला है जिससे तुम फायदा उठाना चाहते हो? बिरकाई खान उसके अंदाज पर उलझ सा गया। बिरकाई खान, अर्क बोका ने दरबारियों की तरफ मोहतात निगाहों से देखते हुए कहा, मंगो खान का दिमाग चल गया है। बुढ़ापे की दहलीज पर उसे अपनी सल्तनत में वुसअत की हवस ने आन घेरा है। वो चीन पर लश्कर कशीद करने पर तुला हुआ है। मंगोल उमरा में इस पर इख्तलाफ पैदा हो चुका है। वो मंगू खान के इस फैसले की मजम्मत करते दिखाई देते हैं। वो बरमला अपनी राय का इजहार तो नहीं कर पाते, मगर पुश्त पर उनके दिलों का गुबार निकलता दिखाई देता है। मंगो खान का ख्याल है कि हलाव खान के बगदाद और बिलाद शाम और शर्किया के कब्जे के बाद उसे अपनी भी जवामर्दी का मुजाहिरा करना चाहिए। इससे मुझे क्या फायदा हो सकता है? बिरकाई खान ने हैरत से पूछा। तुम शायद ये नहीं जानते कि कान आज़म चंगेज खान को तेंगरी के खादिम ने यह खबर दी थी कि जावेदानी आसमान की नेक रूह ने उसे बताया है कि उसके खानदान का कोई शख्स चीन फतह नहीं कर सकता। जो कोई चीन की फतह का ख्याल अपने दिल में लाएगा वो जल्द ही मौत की गहरी नींद सो जाएगा। उसकी बात सच्ची निकली थी जब कान आज़म चंगेज खान ने उसे वाहमा करार देते हुए चीन की जानिब पेशकदमी का इरादा किया था, तो वो अभी रवाना भी नहीं हो सका था कि जिंदगी का वक्त पूरा हो गया। मुझे पूरा यकीन है कि अब भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। मंगो खान के मरने या मारे जाने से मुझे क्या फायदा होगा? बिरकाई खान ने पूछा। फायदा उसकी मौत से नहीं बल्कि उसके बाद मुनक्किद होने वाली रस्म कुरुलताई से वाबस्ता है। तुम किसी भी तरह मुझे इस मनसब पर बिठा दो। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हारी हर ख्वाहिश का एहतराम करते हुए पूरी मदद करूंगा, और बगदाद में मुसलमानों के साथ जो कुछ हुआ है उसकी हर तरह से तलाफी करने की कोशिश करूंगा। तुम मुझे मुसलमानों के हक में एक मुखलिस हाकिम पाओगे। अर्क बोका ने यकीन दहानी कराई। बिरकाई खान ये सुनकर सोच में पड़ गया। अगर तुम अपनी अस्करी कुव्वत के इस्तेमाल की कोशिश करोगे तो यकीनन मंगू खान चीन का ख्याल छोड़कर तुम्हारी राह पर लग जाएगा। अगर तुम थोड़ा अरसा खामोशी इख्तियार कर लो तो मैं वापस जाकर मंगू खान को हर तरह से मुतमईन कर दूंगा कि बिरकाई खान पुरअमन रहने का ख्वाहिशमंद है। जो कुछ हो रहा था वो गलत फहमी का नतीजा था। इस तरह वो मुतमईन होकर चीन की जानिब मुतवज्जे हो जाएगा, और तुम देख लेना कि अंजाम वही होगा जो मैंने बताया है। अर्क बोका ने अपनी बात मुकम्मल की। अगर ऐसा ना हुआ, कान आज़म मंगू खान चीन की मुहिम में कामयाब हो गया तो फिर? बिरकाई खान धीमी मुस्कुराहट के साथ बोला, और अर्क बोका बगलें झांकने लगा। मुझे अपने तज्जिये पर पूरा यकीन है।
थोड़ी देर बाद वो मुस्तहकम लहजे में बोला, तुम्हारी गुफ्तगू के बाद मैं इसी नतीजे पर पहुंचा हूं कि तुम सिर्फ ये चाहते हो कि मैं किसी भी तरह अपना इरादा तर्क कर दूं। बिरकाई खान ने सरसरी अंदाज में कहा, ठीक है, जो तुम करना चाहते हो वो करो। मैं मंगोलों की आपस में जंग का ख्वाहिशमंद नहीं था। कसूरवार सिर्फ हलाओ खान है और तुम सजा उन तमाम लोगों को देना चाहते हो जो तुम्हारे साबिका मजहब पर कायम हैं। मुमकिन है कि तुम कामयाब हो जाओ, मगर इस दौरान जो खूंरेजी होगी उसके जिम्मेदार तुम होगे। मैंने जहां तक सुना है, इस्लाम का यह हुक्म है कि अगर कोई मसला बगैर तेग और जदल के हल होता दिखाई दे तो अमन की राह इख्तियार करनी चाहिए। अर्कबोका नागवारी से बोला। दरबारी उमरा उन दोनों के बीच में होने वाली गुफ्तगू के लुब्बे लुबाब से किसी हद तक वाकिफ हो चुके थे। उनमें ऐसे अफराद जो कि मंगोलों के इत्तेहाद के कायल थे, वो भांत भांत की बोलियां बोलने लगे। उनके बरअक्स बिरकाई खान की हामी उमरा ने उनके जवाब में अपने अपने दलाइल देने शुरू कर दिए। दोनों फरीकों में जोर शोर से बहस होने लगी और दरबार एक तरह का मैदान कारजार बनकर रह गया। बिरकाई खान ने सबको खामोशी इख्तियार करने का हुक्म दिया और अर्क बोका की जानिब मुतवज्जे होकर बोला, मैं तुम्हारे कहने पर अपना इरादा मुलतवी कर रहा हूँ। मैं अपने तौर पर खोज लगाऊंगा कि तुम्हारे बयान में कितनी सच्चाई है। अगर मंगू खान वाकई चीन की मुहिम पर रवाना हो गया तो रस्म कुरुलताई में मैं अपना किरदार जरूर अदा करूंगा। तुम बेफिक्र होकर जाओ। बिरकाई खान जो कह देता है उस पर अमल भी करता है। बिरकाई खान के फैसले पर दरबारी उमरा के चेहरे खिल उठे। बिरकाई खान ये अंदाजा लगा चुका था कि बेशक उमरा की हमदर्दियां उसके साथ हैं, मगर उनके कुलूब आज भी दूसरे मंगोलों के साथ धड़कते हैं। इसलिए उसने अपने गिरोह के मंगोलों को मजीद धड़ों में बंटने से बचाने के लिए ये फैसला सुनाया था। उसके जहन में मंगू खान की चीन पर लश्करकशी के सिलसिले में एक बड़ा उछूता ख्याल आया था। अर्क बोका की आमद ने उसे एक नई राह सुझाई थी, एक ऐसी राह जिस पर चलकर बिरकाई खान अपने सबसे ताकतवर हरीफ मंगू खान पर एक कारी जरब लगा सकता था और उसकी जात की जानिब कोई उंगली भी नहीं उठा सकता था। हलाकू खान अर्ज़े फिलिस्तीन में याफा के मैदान में अपना पड़ाव डाले हुए था। 1.5 लाख के करीब तातारी उसके हमरा थे। हलीफ मुसलमानों और नसरानियों के लश्कर उससे अलग थे। सलीबी नाइट हॉस्पिटलर्स और टेम्पलर्स की बड़ी तादाद भी उसके साथ मौजूद थी। हलाकू खान की नसरानियत पर खास नजर करम के बायस सलीबी लुटेरों को खुली छूट हासिल थी। वो मुसलमान रियाया को चुन चुन कर हलाक करते रहे। हलाकू खान के हलीफ मुसलमान वालियों में से किसी में इतना दम बाकी नहीं था कि वो सलीबी कार्रवाइयों की मुखालफत में आवाज उठाते। हलाकू खान इसी मुकाम से मुख्तलिफ समतों में अपने दस्ते रवाना करता और मजीद कुमक की सूरत के पैगाम मौसूल होते ही नए और ताज़ा दम लश्कर भेजता। याफा में क़याम के दौरान उसने अपनी फतह व नुसरत का बड़ा अजीमुशान जश्न मनाया। शराब व शबाब की महाफिल चलती रहीं। एक दिन हलाकू खान अपने शाही खैमे में अमायदीन और रियासती उमरा के साथ खुशगप्पियों में मसरूफ था कि उसे किसी काहिन की आमद की खबर दी गई। हलाकू खान काहिन के बारे में सुनकर निज़ामुल मुल्क तूसी की जानिब मुतवज्जे हुआ और उससे दरियाफ्त किया कि काहिन क्या होता है। निज़ामुल मुल्क तूसी ने मुख्तसरन बताया कि यहूदियों और सितारा परस्तों में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो गैब की खबरें बयान करते हैं, उन्हें काहिन कहा जाता है। कहानत के बारे में सुनकर हलाकू खान को तजस्सुस हुआ और उसने काहिन को शाही खैमे में तलब कर लिया। कुछ ही देर में काहिन अंदर दाखिल हुआ। वो स्याह रंग के मोटे कपड़े के लिबादे में मलबूस था। उसका लिबादा प्याले की शक्ल की मानिंद नीचे से गोल था और कमर के पास एक मोटी डोरी से कस कर बंधा हुआ था। वो उधेड़ उम्र शख्स था जिसकी खिचड़ी नुमा दाढ़ी में काले बाल खाल खाल दिखाई देते थे। सर पर सिया पटका बांधे काहिन ने अंदर दाखिल होने के बाद ताजीम दी। काहिन का हुलिया कुछ ऐसा मज़हका खेज दिखाई दे रहा था कि कई तातारी उमरा और सालारों के चेहरों पर शौखी रक्स करने लगी। हलाकू खान भी उसके अजीब हुलिये को देखकर मुस्कुराए बगैर नहीं रह पाया। कहो काहिन, तुम हमसे क्यों मिलना चाहते थे? सुल्तानों के सुल्तान, मैं आपकी अजमत को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। मैं काहिन नहीं हूँ बल्कि रबी हूँ। मेरा नाम मिसाइल है। मैंने अपनी किताबों में जो कुछ पढ़ रखा है उस हकीकत का मुशाहिदा मुझे आपके पास खींच लाया है। कैसी हकीकत? हम कुछ समझे नहीं। हलाकू खान ने दरियाफ्त किया।